डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेट इवनिंग में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप वेट कर रहे हैं। मैं हूं थोड़ा थका हुआ, लेकिन फिर भी आपके जोश से मेरी जोश होती है। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। और 2022 का आपको पता है आज हम क्या एनालाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर मैंने इसकी चर्चा भी की है। ऑफिशियल आंसर की कल आया है। आप लोगों ने, ढेर सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके पेपर को एनालाइज दो कारणों से कर रहा हूं। एक कि कितने क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि कट ऑफ क्या जाएगा, और थोड़ी जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देना तो बहुत जरूरी है, जिससे कि उनको फायदा हो सके और जो भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं। सो लेट अस बिगिन 2022 पेपर एनालिसिस DUET विद ऑफिशियल आंसर की एंड चैलेंज। यहां मैंने इंडिकेट भी किया है कि क्वेश्चन इजी है, मीडियम है या अरबिट है, टफ है, वो भी किया, और बाद में उसको काउंट भी मैंने किया है कट ऑफ निकालने के लिए। वो मेरे अनुसार से है, इसके ये मत समझिए, ये मैं जिन स्टूडेंट ने ठीक से प्रिपेयर किया है उनके लिए इजी, मैं ऐसे कहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ राम मोहन रॉयस अप्रोच टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इजी है, क्योंकि इसने आपको एक ही चूंकि सही चुनना है, और इसने दे दिया है सपोर्ट फॉर पॉलीथिज्म। राम मोहन रॉय के थॉट में जो सबसे अपोजिट वो थे किसी चीज के, वो थे पॉलीइथिज्म के। मतलब कि वो मोनोइथिज्म को मानते थे, यूनिटेरियनिज्म, एक गॉड। वो इस्लाम से प्रभावित हुए थे इसमें, मोनोइथिज्म में, अद्वैतवाद से भी। और वो नकारते थे, इवन उन्होंने क्रिश्चियनिटी में भी जो है ट्रिनिटी, थ्री गॉड की जो आप धारणा कह सकते हैं, उसको उन्होंने नकारा था। तो इसलिए इसको ठीक मानने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज कर सकते हैं इसके चलते बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। क्योंकि आपने पिछली बार का यदि क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें आपको DUET ने कंफ्यूज कर दिया था। मैंने जो अपना बनाया था वीडियो, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन बाद में मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने पूछ दिया कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है, वो आंसर गलत हो। उसमें बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को नहीं मानते थे, ऐसा लगता था उस क्वेश्चन के ऑफिशियल आंसर को देख के। उससे कई स्टूडेंट आप कंफ्यूज हुए होंगे। अब मैं यही इस डिस्कशन को रोकता हूं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बाद में अपने गाइड में इसको क्लेरिफाई भी किया था। हु डिस्क्राइब्ड, तो इसको इजी क्वेश्चन मैं मानता हूं, हु डिस्क्राइब्ड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एज ए हिमालयन मिसकैलकुलेशन। मैंने पहले भी कहा था, जब मेमोरी रिकॉल में कि गांधी जी ने कहा है। कई स्टूडेंट आप लोगों ने कहा नहीं सर, उन्होंने यहाँ रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है, चलिए इसलिए मैंने इसको मीडियम कर दिया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हुआ है। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन में है नहीं, ये गांधी जी का कथन है। Who among the following was the founder of the Islamic movement जमात इस्लामी। इसका देखिए पाकिस्तान से सीधा नाता नहीं है। आपको लगता होगा वहां इस्लाम की पॉलिटिकल पार्टी भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन ये आजादी के पहले ये मूवमेंट हुआ था, इस्लामिक मूवमेंट। बहुत सारे इस्लामिक मूवमेंट इंडिया में हुए हैं, और बाद में तीनों देश, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसकी जो है धाराएं जो है वो अलग अलग फॉर्मेशन, पार्टी और मूवमेंट के फॉर्म में आती रही हैं। और इसके जो सैयद अब्दुल अला मौदूदी इसके जो है संस्थापक थे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। डी। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ स्वदेशी समाज, भी बहुत डिफिकल्ट है, जबकि मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर कह लीजिए। लेकिन स्वदेशी समाज बुक मैंने भी वहां पिक नहीं किया था, ये इतना पॉपुलर बुक इनका है नहीं, लेकिन ये इसको पूछ दिया, इसलिए ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज पार्लियामेंट एज जोक एंड पार्टी पॉलिटिक्स एज डिजेनरेट फैनेटिसिज्म एंड सेक्रेटेरियनिज्म। मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए MK गांधी। आज भी मैंने 10 मिनट तक रिसर्च किया। मैंने कुछ स्टूडेंट को अपने इसको और रिसर्च करने के लिए दिया है। इसकी ऑफिशियल आंसर जो है स्वामी विवेकानंद है। मैं मतलब कंफ्यूज हूं, क्योंकि विवेकानंद पार्लियामेंट के बारे में और पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से अलग थे। हाँ जरूर, हिंद स्वराज में गांधी जी ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में काफी सार्केस्टिक वे में कहा था इस तरह की बातें, और वहां के भी पार्टी पॉलिटिक्स पे। इनफैक्ट वो पार्टी पॉलिटिक्स से नफरत करते थे। उन्होंने कांग्रेस को भी डिसबैंड करने की वकालत की थी कि पार्टी होना ही नहीं चाहिए। और वो सेक्टेरियनिज्म, फैनेटिसिज्म को भी बहुत ही अभोर करते थे, घृणा करते थे। तो मेरे अनुसार, लेकिन मैं इसको जस्ट एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आपको चैलेंज करने नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। आप इसको और रिसर्च कर लीजिए, तो ये भी क्वेश्चन शायद चैलेंज किया जाए। वैसे ये टफ एंड आर्बिट है। हु इज द फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट इन कनाडा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन इन्होंने किया तो बहुत चालाकी ये पूछ करके, क्योंकि ना ही कनाडा बल्कि 14 और जो देश हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैरेबियन आइलैंड के कई सारे कंट्री, उसके जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इंग्लैंड के ही या यूके के ही मोनार्क होते हैं। उसको कॉमनवेल्थ रियल्म ऑफ नेशन कहते हैं, ये जो 15 देश इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इनसे गलती क्या होगी कि जब इन्होंने क्वेश्चन सेट किया, उसके बाद वो रानी का वहां डेथ हो गया। अब इनको तो पता था नहीं कि जो इनका सही आंसर है वो डेथ हो जाएगा, तो क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हो गया। इसके चलते ये क्वेश्चन जो है नन में बदल गया। लेकिन इनको इतना होश तो रहा नहीं आंसर देते समय, तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ दे दिया। अब वहां पे चार्ल्स थर्ड जो है वो हो गए हैं, इसके जगह पे ये होना चाहिए था। इसके चलते ये क्वेश्चन हो गया इनवैलिड। तो ये इनवैलिड है, इसको चैलेंज कीजिए। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को इनको हटाना पड़ेगा, सभी को मार्क्स देना पड़ेगा। हु डिस्क्राइब्स द इंडियन फेडरेशन एज ए कोऑपरेटिव फेडरेशन। अच्छा चलिए पहले ये करें, आप काउंट करते जाइए, ये पहला चैलेंज। और ऐसे आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें 8 चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है। इनफैक्ट 10 भी हो सकते हैं यदि आप थोड़ा और रिसर्च कर ले तो। इतना ज्यादा एरर प्रोन पेपर DUET ने सेट किया। हु डिस्क्राइब्स द इंडियन फेडरेशन एज ए कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन मीडियम है, कई स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, ग्रैनविल ऑस्टिन,
कई के लिए ये नया इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन जिन्होंने मेरा गाइड पढ़ा है उनके लिए सब मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनाउंसेस फेडरलिज्म एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था जब पेपर एनालाइज किया था मेमोरी बेस की, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एसआर बोमई केस जो 1994 में हुई थी, बेसिकली ये केस तो इसलिए हुई थी कि क्यों बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 को लगा करके स्टेट में सरकार को डिसमिस करती है, लेकिन इसमें फेडरलिज्म का काफी मुद्दा आया और यह भी हुआ कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह का बेसिक फीचर है या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। Who of the following is the first advocate to be directly चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सीधे वकील से जो है चीफ जस्टिस जो है बने, डायरेक्टली मतलब वकील से सुप्रीम कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस बने, ये बने थे जस्टिस सिकरी। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको इन सब क्वेश्चन को मैं कहता हूं डस्टबिन में फेंक दो, कोई जरूरत जानने की नहीं है, क्योंकि आगे ऐसा पूछने की आशा नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई रिपीट वैल्यू नहीं है इसकी। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कैन बी फाउंड इन विच आर्टिकल? ये क्वेश्चन मैंने मीडियम का है, वैसे आसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन जो 2009 में एक्ट लाई गई और उसके पहले 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसने एक आर्टिकल को इंसर्ट किया था 21A को, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत जो है दी गई है राइट टू एजुकेशन बच्चों को, क्योंकि राइट टू लाइफ ही इन्फ्रिंज होती है। आप जी नहीं सकते यदि आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आप सम्मान से नहीं जी सकते हो, डिग्निटी से नहीं जी सकते हो। इसके लिए 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी, मैंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको सीधा रिप्रोड्यूस कर दिया, इसको बिना पढ़े आगे मत बढ़िएगा, इसलिए ये मीडियम लेवल क्वेश्चन मैंने कहा, वैसे इजी भी हो सकता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड? हम सभी जानते हैं कि धर्म के बेसिस पर माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं है, कल्चरल माइनॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ, एक्चुअली केवल रिलीजियस माइनॉरिटी है, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं या पारसी हैं, ये सब जो है हम मानते हैं धर्म के आधार पे। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू ऑर्डर और रिट्स टू इन्फोर्स लीगल राइट्स विथ, ये दिमाग ठंडा रखने वाला क्वेश्चन। इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आपका दिमाग कूल है तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। यहां पे क्या लीगल राइट्स की बात है, आप ध्यान दीजिए कि रिट इशू करने का पावर 2 कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करती है, लेकिन वो केवल फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट होने पे ही कर सकती है रिट, जबकि आर्टिकल 226 के तहत, मैंने यहां लैंग्वेज दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है कि यदि पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो या कोई और पर्पस के लिए भी, मतलब लीगल राइट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी हनन हो या कोई और पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट जो है वो 5 रिट जारी कर सकती है। इस पैमाने पे देखें तो हाई कोर्ट की जो पावर है रिट जारी करने का, उसका जो दायरा है, स्कोप है, वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट केवल इतने थोड़े से के लिए कर सकती है फंडामेंटल राइट के लिए, और हाई कोर्ट बहुत बड़े के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बन जाता है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इज वाइडर देन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू इशू रिट्स। यहां पे इसमें देखिए 5 रिट का नाम भी है, habeas corpus, produce the body, mandibus, me command, prohibition, रोक दो, क्यू वारंटो, by what right and certiorari, आपके दायरे में नहीं है, वो केस हमें ट्रांसफर कर दो। तो ये 5 टाइप के रिट हैं। सो इसमें हो जाएगा हाई कोर्ट। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैंने आपको आगाह किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी एयर में है, अभी पॉलिटिक्स में बहुत चर्चा होती है, अभी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में हो रही है, गुजरात में हो रही है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। मैंने अपने गाइड में भी कहा था, लास्ट मिनट प्रेप गाइड में भी कहा था, और ये आर्टिकल 44 में ही भी बताया था। आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये पार्ट 4 में आता है। यह सबको आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, इजी क्वेश्चन। डीके द्रविड़ कजगम इज ए सोशल मूवमेंट, आप सबको पता है, ये कई बार मैंने अपने गाइड से लेकर हर जगह बताया है, पेरियार ईवी रामास्वामी, और बाद में यही डीके जो है डीएमके में बदलता है, और डीएमके टूट के एआईएडीएमके और डीएमके में 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वाईकॉम सत्याग्रह कब हुआ था? एकदम ऑर्बिट क्वेश्चन है, भूल जाइए, 1924। हु ऑथर्ड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? वेरी फेमस बुक, आसान होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी, जिनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी बुक में। बेसिकली इनका कहना था कि किस तरह से कच्चा माल और नेचुरल रिसोर्सेज, सस्ता लेबर यहां से ले जाते हैं और वहां से मशीन वाली माल हमें दे करके हमारा ही पैसा ले जाते हैं। एक तरह से पैसे की लूट हो रही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया का इंग्लैंड की तरफ हो रहा है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ ये भी याद रखें कि यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी थे, तो एमपी थे, मतलब ये ऋषि सुनाक ही केवल नहीं बने हैं, एक इंडियन भी वहां हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर आज से इतने साल पहले रह चुका था, याद रखिएगा। Who authored the culture and civilization of ancient India and historical outline? एकदम ऑर्बिट क्वेश्चन, डीडी कोसाम्बी, भूल जाइए। Who constructed the concept of creative society? मनोरंजन मोहंती, भूल जाइए। इन्होंने एक बुक लिखा था पीपल्स राइट, सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट इन द थर्ड वर्ल्ड, कुछ और ऑथर के साथ मिलकर, उसमें जो है नीरा चंडोक ने भी एक एसे लिखा था और उसमें क्रिएटिव सोसाइटी का जिक्र हुआ था। Which article states no person can be excluded from the electoral roll on the grounds only of religion, race, caste, sex, any of them? ये आर्टिकल 325 में लिखा गया है, ये मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इन्होंने आंसर दिया है 324, मतलब ये वाली, यहाँ आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल आंसर, ये बिल्कुल गलत है, इसको चैलेंज कीजिए, ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा और सबको इनको देना पड़ेगा मार्क्स, या जिन्होंने सही टिक किया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ये ऑप्शन सही है, ये सही, ऑप्शन 2 सही नहीं है। चैलेंज, सेकंड क्वेश्चन चैलेंज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन? वेरी इजी, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो ही नहीं सकता, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब की बड़ी चर्चा मैं अपने गाइड में भी करता रहा हूं और आपको बताता भी रहा हूं, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीस कीपिंग ऑपरेशन? जब आपने मेमोरी से रिकॉल किया था मुझे लगा था ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बेसिकली ईजी है। यदि आप अपने दिमाग को रखेंगे कूल, बाकी छोड़ दीजिए, आपको पता नहीं है लेबनान, लाइबेरिया, सूडान, लेकिन आपको ये तो पता है साइबेरिया, साइबेरिया में कौन सी ऐसी घटना होती है, कंफ्लिक्ट होता है, मारपीट होती है। साइबेरिया बर्फ से ढका हुआ रसिया के ऊपर में, इसलिए वहां पे जो भेजे, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं वहां तो कभी कोई नहीं गई होगी। एक हमको निकालना है, ये सब डिस्टर्ब एरिया, लाइबेरिया, सूडान, लेबनान, तो यहाँ गई होगी, लेकिन साइबेरिया नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं माथा कूल रख करके, ठंडा रख करके, इसलिए ये मीडियम मैंने लिखा, वैसे इजी भी हो सकता था। विच ऑफ दीज इज नॉट एन आर्गुमेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन? आपको पता है अलेक्जेंडर वेन, निकोलस ऑनफ, उन सबका याद कीजिए। वहां पे एक बात है कि आइडेंटिटी जो है वो बदलती रहती है, आइडेंटिटी एक नहीं रहता, और जो कुछ भी हम इमेज बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं, सब सोशल कंस्ट्रक्शन है। सब इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक स्टेट की इमेज है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, परसेप्शन है, वो सब जो है सोशल कंस्ट्रक्शन है, कोई गिवन नहीं, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इसलिए आइडेंटिटी ऑफ पीपल डू नॉट चेंज बिल्कुल रॉन्ग होगा, चूंकि यहां नॉट बोला है इसलिए यही सही ऑप्शन होगा। Which of these is not an argument from the neoliberal approach in international relation? ध्यान रखिएगा, neoliberal और not, ये दो को ध्यान रखिए। neoliberal कभी नहीं कहेगा कि रिलेटिव गेन होती है, ये मैंने कितनी बार समझाया, चलिए अभी आज नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एब्सोल्यूट गेन में जो है बिलीव करते हैं, चूंकि नॉट है, और ये नियो रियलिस्ट करते हैं रिलेटिव गेन। मतलब क्या हो, चलिए जैसे इंडिया पाकिस्तान मिलकर के मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे टॉक कर रहा है, अभी शर्म अल शेख में हो रही है, इजिप्ट में COP27, तो इंडिया ये यदि सोचने लगे कि भाई यदि हम मान लो अपना ग्रीन हाउस गैस कम करते हैं तो इससे मुझे जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव गेन। आप ये नहीं देखते हो कि आपको कितना फायदा हो रहा है, आप ये देखते हो कि हमारे दुश्मन को कितना फायदा हो रहा है। यदि दुश्मन को ज्यादा फायदा हो रहा है हमसे, तो हम एक तरह से और ज्यादा हमें नुकसान हो रही है, तो इसको रिलेटिव गेन कहते हैं। ये नियो रियलिस्ट थिंकिंग का पार्ट है, इसलिए ये नियो लिबरल में नॉट हो जाएगा। इजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, ये बहुत आसान है, इसमें लिख दिया है। देखिए इससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता, ट्रीटी ऑफ वर्साई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होता है, तो 3 से शुरू होगी, और 3 के बाद 1 इसलिए होगा कि ये इंटर वॉर पीरियड में हुआ है, वॉर के पहले हुआ है मुसोलिनी और हिटलर का राइज, तो 3 के बाद 1 होगा, तो आपको आसानी से इसको, यदि मैं टिक गलत मार रहा हूं हड़बड़ी में तो देख लीजिएगा, इट इज नॉट वेरी, यहाँ आपको पता है ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि टिक मारने में गलती मेरे से हो जाती है, क्योंकि मैं एक फ्लो में होता हूं। लेकिन 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद 4। म्यूनिक एग्रीमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, ये हिटलर को एक तरह से अपीज करने के लिए हुआ था, यूरोपियन पावर ने मान लिया था, चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट को उसने हथिया लिया था, तो म्यूनिक एग्रीमेंट हुई थी, उससे कुछ हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 रुका नहीं, एक के बाद एक वो हथियाता चला गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, ये भी उतना ही आसान है, आपको मैंने सभी मार्क कर दिया, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इजी, ये सब इजी, दोनों इजी है। Which of the following is not true regarding second ballot? Second ballot अभी आपने देखा दो इलेक्शन, फ्रांस में जो मैक्रोन जीते वो सेकंड बैलेट पेपर, इसको सेकंड रन ऑफ वोटिंग भी बोलते हैं, और ब्राजील में जो लूला डे सिल्वा जीते हैं वो भी सेकंड बैलेट मेथड से वो इलेक्ट्रल सिस्टम से जीते। इसमें होता क्या है कि पहले फर्स्ट पास द पोस्ट टाइप का, सभी लोग जितने लोग फ्रेम में हैं, जितने लोग इलेक्शन में हैं, उनको वोट दिया जाता है। यदि किसी को 51% आ गया, मतलब 50% ज्यादा, तो वो सीधा जीत गया। यदि नहीं तो टॉप 2 कैंडिडेट में फिर से एक वोटिंग होती है, अगेन फर्स्ट पास द पोस्ट होती है, लेकिन इस बार चूंकि 2 ही कैंडिडेट थे, एक को 50% से अधिक मिलना ही है, इसको सेकंड बैलेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या ये क्यों चैलेंज, ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये इसका सही आंसर है ACD, इन्होंने उल्टा दे दिया, ये दोनों सही है, यहां पे नॉट ट्रू था, इन्होंने ट्रू को करेक्ट टिक मार दिया, मतलब जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सेटर गलती कर रहा है, तो इसके चलते देखिए ए गलत है, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग की बात हो रही है, प्रेफरेंशियल वोटिंग नहीं होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट टाइप का होता है। सी भी गलत है, इफ नो कैंडिडेट गेन्स ए फर्स्ट बैलेट मेजॉरिटी, सेकंड राउंड ऑफ बैलेट इज हेड बिटवीन द लीडिंग 3, नो 2, इसलिए ये भी गलत है। तो ए, सी और डी भी गलत है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो सकता है, इसलिए ये भी गलत है। जबकि इन्होंने बी ई कर दिया है, बिल्कुल इसको चैलेंज कीजिए, ये इनवैलिड है, इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका सही ऑप्शन होगा 3। थर्ड चैलेंज अभी आपने देखा हुआ, When was the model code of conduct framed by election commission? ये है मीडियम टू डिफिकल्ट 1968, लेकिन काफी पॉपुलर डेट है, उस माना जाता है, उससे बहुत इसमें कंफ्यूजन भी है, लेकिन उस समय में उन्होंने एक तरह का अपना गाइडलाइन निकाल दिया था। उससे पहले भी केरला में 60s में ही शुरू हो गए थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन नेशनल लेवल पे और हर चुनाव के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पहली बार गाइडलाइन निकली 1968 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें अब सिस्टम वेस्ट मेनी वोट, बहुत वोट आपको जाया जाता है, पता है आपको, क्योंकि जो जीतता है मान लीजिए 31% पे, बाकी सारे वोट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ए तो इसमें सही होगा ही, और ए वाला जो है केवल एक ही ऑप्शन है, आप देख लीजिए यहाँ पे, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इज ट्रू रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ए तो है ही, और ए इतना आसान है इसलिए मैंने इजी लगाया है। ए सी, इट इज बेस्ड ऑन द प्लोरिटी, सही है, और ई है सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो ए सी ई इसमें ट्रू है, वेरी इजी, क्योंकि ए एक ही में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू पार्टी सिस्टम? ये भी उतना ही आसान है, इट इज ए ड्यूओपोलिस्टिक मतलब दो ही है, जैसे पेप्सी कोला, तो इसी तरह दो, तो ए तो होगा ही, तो ए किसमें किसमें है, ए, अब यहां देखिए ए केवल एक में है, तो इट इज सो इजी, ए एंड सी, तो मतलब ये सब डैम इजी है, लड्डू टाइप का, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए वेस्टमिंस्टर सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
एंड इज प्रिवलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया। ये बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट खोजिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। नो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही एग्जीक्यूटिव होता है, कोई डबल एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, इसलिए बी जो है इनकरेक्ट है। तो बी यहां मिल गया और बी यहां भी मिल गया। अब देखते हैं क्या डी को देखते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट। नो, हेड ऑफ द स्टेट को नहीं होते, पार्लियामेंट को होते हैं। वो जैसे अपने यहाँ कोई राष्ट्रपति को अकाउंटेबल नहीं होता, जो कैबिनेट होती है वो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को, इसलिए डी भी गलत है। इसलिए सही आंसर है बोथ बी एंड डी। इजी। Which of the following statement are not true regarding institutional approach to comparative politics? Institutional approach, तो study of institution is the core of political science, ये बिल्कुल सही है, तो A होना चाहिए। अब यहाँ है not true, तो not true तो छोड़ दीजिए, ये तो true है। Institutional approach assume the study of people matters more than the organization, उल्टा, study of organization matter more than the people, तो B बिल्कुल जो है true नहीं है, तो इसलिए B एकदम सही है। अब केवल B एक ही में है, इसलिए आपको अब कुछ देखना है नहीं, बाकी पढ़ लीजिएगा, सही ही होगा। अब यहां पे आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना ये शो करता है कि डीयू और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉ है, उन सबको भी ये पेपर शो करता है। क्वेश्चन कैसे गलत ढंग से सेट किए जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्बिट पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे होने के बावजूद भी आप इधर उधर से उठपटांग आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं, गलती करते हैं। ऐसी गलती जो स्टूडेंट करे तो वो शर्मा जाए, और आप करते हैं इतने बड़े नेशनल यूनिवर्सिटी होकर के। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बैरिंगटन मूर, इसमें से यदि आप जान लो कि ये उन्होंने लिखा है सोशल ऑरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, वैसे बहुत फेमस बुक है, लेकिन आप में से बहुत कोई नहीं जानते होंगे, जानना भी नहीं चाहिए, कोई सिलेबस में नहीं है, तो आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है, क्योंकि ए का ट्रू केवल एक ही में, आप देखिए, और किसी में भी नहीं है। और ये आपको आगे जो है ना, शायद 1240 नंबर क्वेश्चन में, मेमोरी से बोल रहा हूं, आप देखेंगे अभी हम लोग चलेंगे आगे, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। तो ये मजाक है या नहीं है, आपको इसका आंसर इसी पेपर में, यहां यदि आप नहीं भी जानते हैं तो वहां जाके आपकी आंखें फैल जाएंगी और फिर आप बैक आओगे और इसको सही कर दोगे। इसलिए ये क्वेश्चन को क्या कहा जाए, इजी ही कहा जाएगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन इसी पेपर में दिया गया है। इंटरप्राइज कैपिटलिज्म किसका आइडिया, ये देखिए, दिमाग यदि आपका ठंडा है, जैसे अभी मुझे तो एग्जाम नहीं देना, तो मेरा दिमाग ठंडा है, उस तरह यदि आप रख पाते हो एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे क्रैक होगा। ये केनिस नहीं कह सकते, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि केनिस जो है वो डिमांड लेड ग्रोथ की बात करते थे, मतलब गवर्नमेंट खूब खर्चा करे, कंजम्पशन बढ़ाए, इंप्लॉयमेंट बढ़ाए, फुल इंप्लॉयमेंट करे, उससे कंट्री में विकास होगा। ये 60-70s में वेलफेयर स्टेट में काफी चला था, तो ये नहीं हो सकता। इंटरप्राइज कैपिटलिज्म बिल्कुल ये नहीं है, तो गवर्नमेंट की एक तरह से कंजम्पशन है, वेलफेयरिज्म, केनिस नहीं होगा। अब यहां आइए, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो दोनों बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब एक तरह से पितामह जैसे, तो ये हो सकता है। मार्गरेट थैचर कोई थ्योरिस्ट नहीं है, तो ये मतलब थ्योरी नहीं दे सकती हैं, और ये इसी का एक भोंडा, एक तरह का पैरोडी है। एडम स्मिथ को डेविड स्मिथ कर दिया और डेविड रिकार्डो को जो है एडम रिकार्डो कर दिया। आप देख रहे हैं, मतलब एडम रिकार्डो, डेविड स्मिथ, तो ये तो जस्ट मतलब आप मजाक जैसा किया है। आप थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता है कि ये इनवैलिड है, ये रिस्पॉन्स ही इनवैलिड है, तो केवल एक बच जाता है 3 और वही सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कैसे कॉमन सेंस से आप इसको क्रैक कर सकते थे, यदि आप थोड़ा दिमाग को ठंडा रख पाते तो। Which of the following statement is incorrect with respect to politics of Brazil? ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पहला ही गलती है। ब्राजील इज ए यूनिटरी प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। नो, ये फेडरल रिपब्लिक है, ब्राजील फेडरल है, फेडरल, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे ये कहते हैं, इसका सही आंसर इन्होंने दिया है ऑप्शन 3, ओनली सी कहते हैं इनकरेक्ट है, जबकि इसमें ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, तो दो इनकरेक्ट है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए था ए एंड सी, जो कि कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए पूरा क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया है। यहां पे जस्ट जान लीजिए, आगे जो एस्पिरेंट है उनके लिए चैम्बर ऑफ डिप्टी जो है उनका लोअर हाउस है, ना कि अपर हाउस। अपर हाउस को वहां पे सीनेट कहते हैं अमेरिका की तरह, और वहां के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहते हैं। बाकी सही है, 1988 में उसकी जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आई है। यहां एक बात जान लीजिए, अभी वहां पे इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट का, सेकंड बैलेट सिस्टम से या सेकंड रन ऑफ वोटिंग से, और उसमें लूला डा सिल्वा जो वर्कर्स पार्टी के लीडर हैं, जो लेफ्ट विंगिस्ट पार्टी है, उन्होंने बोल्सोनारो जो कि राइट विंगिस्ट पार्टी, जिसको लिबरल पार्टी कहते हैं, उसको उन्होंने हराया। अभी इलेक्टेड है, अभी बने नहीं है, कुछ दिन में वो लूला डी सिल्वा प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये चैलेंज कीजिए इसको। फोर्थ, यहां पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको पार्टी जानना है। यहां तक बहुत आसान है, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी है, आसान, और चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, 50-50 आप खेल लेंगे, क्योंकि बी का 4, तो बी का 4 और डी का 1, तो ये 2 को तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन इस 2 में आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप ये ना जाने कि नाइजीरिया की पार्टी है ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस। यदि आप ये जानते हैं तो ब्राजील की पार्टी आपको जानने की जरूरत नहीं है, सोशलिस्ट लिबरल पार्टी, जबकि सोशलिस्ट लिबरल पार्टी जो है वो अब रही भी नहीं, अब ये पार्टी का नाम हो गया है ब्राजील यूनियन, ये मर्ज कर गई, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और वहां वर्कर्स पार्टी जो है अभी चुनाव जीती है, लूला डी सिल्वा, जो मैंने बताया। यदि आप ये जानते हैं, चूंकि नाइजीरिया आपके सिलेबस में है इसलिए आउट ऑफ सिलेबस ये नहीं है, तो ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस, तो सी का 2, और सही आंसर 3 है, जो इसने सही दिया है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये इसलिए चैलेंज करना है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सेम है, 2 और 4 बिल्कुल सेम है, बी सी डी ए। जब मैं पेपर बनाता हूं तो मुझसे ये गलती हो जाती है, आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं हड़बड़ी में बनाता हूं, और ये कॉपी पेस्ट इफेक्ट है, मैंने वहां से लिया यहां किया, लेकिन उसमें छूट जाता है। लेकिन क्या डीयू से ये एक्सपेक्टेड है कि वो इस टाइप की गलती करेंगे? कोई मॉडरेट नहीं करेगा, शर्म की बात है। तो इसलिए ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं 4, लेकिन वाई 4? 2 भी उतना ही सही है, क्योंकि 2 भी तो सेम ऑप्शन है, इसलिए ये हो जाता है इनवैलिड।
और चैलेंज कर दीजिए। तो ये 5वां क्वेश्चन है जो चैलेंज करने लायक है। बाकी तो इसमें मैच करना तो बहुत आसान है, आप जानते हैं, ये सब आप जानते होंगे। अब लेकिन जो जो आगे के एस्पिरेंट चले उसके लिए पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो है बहुत फेमस बुक है, सॉरी हांस मॉर्गेनथाउ का, जो क्लासिकल रियलिज्म के पिता माने जाते हैं। मैन स्टेट द वॉर, ये केनेथ वॉल्ज जो कि नियो रियलिज्म के पिता माने जाते हैं। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मैसियमर जो कि ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट हैं। और सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अभी हम लोगों ने देखा, वेंट का नाम हम लोगों ने याद किया था, अलेक्जेंडर वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें 4 ग्रेट डिबेट है, मैंने लिख दिया है। उसमें यदि आप देखेंगे तो ये कहीं आपको नहीं मिलेगा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बदले मिलेगा आपको नियो डिबेट, नियो रियलिज्म वर्सेस नियो लिबरलिज्म, इसलिए ये गलत है। बोथ नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल एग्री कि स्टेट एक रैशनल एक्टर है। बाकी सब पे वो जो है जुदा हैं। ये नियो लिबरल जो है वो एब्सोल्यूट गेन को मानते हैं, नियो रियलिस्ट जो है रिलेटिव गेन को हमने बताया। स्टेट्स आर द ओनली एक्टर इंटरनेशनल रिलेशन में, ये नियो रियलिस्ट मानते हैं। जबकि नियो लिबरल कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन स्टेट एक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन दोनों मानते हैं कि स्टेट आर द रैशनल एक्टर, अपना भला बुरा देख के, कॉस्ट बेनिफिट देख करके ही इंटरनेशनल रिलेशन में वो डिसीजन लेते हैं। वो कोई आवेग में, इमोशन पे या मोरल बेसिस पे नहीं लेते हैं। Which of the following ideas was presented by Samuel Huntington? ये बेहद इजी है क्योंकि हर पेपर में पूछा जाता है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। बेसिकली इसमें वो ये कहते हैं कि टेरिटोरियल नेशन स्टेट की लड़ाई आगे ना होकर के कल्चर सिविलाइजेशन का वॉर हो सकता है। और जब 9/11 हुआ तो लोगों ने कहा कि उनकी जो भविष्यवाणी हो सही हो रही है। ये भी उतना ही आसान है, आपको पता है 20 ईयर क्राइसिस E.H. कार ने लिखा था। पावर इंडिपेंडेंस जोसेफ नोए ने। एनार्किकल सोसाइटी हेडली बुल जो इंग्लिश स्कूल जो है उसके प्रतिपादक हैं या प्रोपोनेंट हैं। और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन केनेथ वॉल्ज, इसी बुक में उन्होंने, और भी ऑथर ने लिखा है लेकिन मेन ऑथर ये है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म की स्थापना की थी। आप मैच कर लीजिएगा, आसान है। Who propounded the world system theory? इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। इमैनुअल वॉलस्टीन आपको याद होना चाहिए। एस्पिरेंट्स यदि आप हैं तो कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी एक तरह का डिपेंडेंसी थ्योरी का एक पार्ट था ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रांसिस फुकुयामा? ये अनदर, मैं हमेशा कहता हूं कि दो, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड एंड ऑफ हिस्ट्री, यदि किसी पेपर मिले तो वो पेपर आसान होता है। वैसे ये पेपर है उतना आसान नहीं, लेकिन ये दोनों रन ऑफ द मिल क्वेश्चन को ये कंटेन करता है। सो एंड ऑफ द हिस्ट्री, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। बेसिकली इसमें वो क्या कहते हैं, एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूं कि उन्होंने कोल्ड वॉर जब खत्म होने लगा तब उन्होंने ये बुक लिखी थी, फ्रांसिस फुकुयामा। उनका ये कहना था कि अब जो एकमात्र आइडियोलॉजी जो टक्कर देती थी लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी को, वो थी सोशलिज्म, कम्युनिज्म। वो भी ढह गई, पहले फासिज्म ढह गई। तो अब इसका मतलब यह है कि ह्यूमन सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट ने एक जेनिथ पा लिया है, एक एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है। अब आगे की कोई बेहतर सोशल अरेंजमेंट की खोज करने का जरूरत नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इज द सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट या सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट जो कि वर्ल्ड को सबसे आगे ले आ सकता है, इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। ये 1 जनवरी 1995 को ये बना था, आफ्टर उरुग्वे राउंड। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, पढ़ लीजिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द ऐसे में हो तो वही सही होगा और वही सही है भी। ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी वेरी डिफिकल्ट, आपको पता नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं अधिकतर को। स्टीफन क्रेजनर ने कहा था, ये सॉवरेंटी के बारे में कहा था कि सॉवरेंटी मतलब सॉवरेंटी क्या है, एक तरह का छद्म है, कोई नहीं जानता कि ये क्या है, किस तरह से बनाया गया है इस चीज को, तो उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज हाइपोक्रेसी का नाम दिया था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था जब मेमोरी रिकॉल में कर रहा था। डिफिकल्ट। सॉफ्ट पावर का आइडिया भी मैंने कई बार बताया है। जोसेफ ने बुक लिखी थी सॉफ्ट पावर, उसमें उन्होंने इसको बताया था। मतलब बिना, जैसे अभी देखिए उल्टा देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रसिया है उसको कितनी जद्दोजहद मार पीट करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को कि तुम नाटो में, यू में शामिल ना हो, और फिर भी उसकी बात नहीं बन रही। उसके भी इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है। यही सॉफ्ट पावर यदि होता तो वो बातचीत से, अपने इमेज से, अपने एक तरह का जो चार्म होता है उससे उसको मना लेता है यूक्रेन को, तो इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। सो एबिलिटी टू अचीव गोल थ्रू अट्रैक्शन रेदर देन कोएर्सन इज द सॉफ्ट पावर। Which of the following statement is true with respect to embedded liberalism? बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, आप ये जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया था। embedded liberalism जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो उसमें यह था कि फ्री ट्रेड तो हो, WTO जैसी संस्था उसमें तो थी नहीं, लेकिन गैट के थ्रू। लेकिन जो नए जो नेशन आजाद हुए थे इंडिया टाइप के, अफ्रीका में, एशिया में, उनको ये भी आजादी दी गई थी कि अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड पे बैरियर लगा सकते हो। इसको embedded liberalism कहा गया, मतलब लिबरलिज्म लेकिन टोन डाउन, embedded है वो। Which scholar proposed the question where are the women? ये आप यदि मेरे साथ बने हुए हैं, यदि आप मेरी डिस्कशन सुनते हैं, मेरे गाइड को पढ़ते हैं, तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मीडियम इसलिए लिखा है कि चलिए कुछ लोगों के लिए। सिंथिया एनलो ने बुक लिखा था बनाना बीचेज एंड बेसेज, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि वेयर आर द, कहने का मतलब उनका ये था कि इंटरनेशनल रिलेशन में वुमेन कहां दिखती है। वो डिप्लोमेट की वाइफ दिखती हैं, वो बैकग्राउंड में दिखती है, वो रेड क्रॉस में जो है वो नर्स दिखती हैं, डॉक्टर दिखती हैं, सेवा करते दिखती हैं, वो वॉर में जो है कंफर्ट वुमेन या प्रोस्टिट्यूट के तौर पे यूज की जाती हैं, कहां दिखती हैं? क्यों वो जो है निगोशिएशन टेबल पे नहीं दिखती है? क्यों वो डिसीजन लेते नहीं दिखती है? क्यों जो आर्मी के जनरल के फॉर्म में नहीं दिखती है? क्यों वो राष्ट्राध्यक्ष के फॉर्म में नहीं दिखती है? वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन, पूछती हैं सिंथिया एनलो।
व्हाट इज द क्वाड एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी डिफिकल्ट। ये इसका सही आंसर तो ये है, इसको अपने क्वाड से जो जिसमें इंडिया मेंबर उसे कंफ्यूज मत कीजिए, इसमें कनाडा, ईयू है, जापान, यूएस तो वही है जो कि सोशियो मिलिट्री या कह लीजिए पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस जो क्वाड है 4 नेशन का, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसमें 2 तो यहाँ है लेकिन 2 अलग है। एक इनफॉर्मल ग्रुप है डब्ल्यूटीओ के अंदर में। डेविड हिल ने कॉन्सेप्ट दिया था कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैंने कई बार आपको बताया है इधर उधर, इसको पढ़ लीजिए, इसमें सभी जो है ऑप्शन करेक्ट है। ऑल जो है 2, ये दूसरा है जहां पे कि ऑल आपको सेव करता है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर व्यूड द स्टेट एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, अभी क्वेश्चन आसान होते जाते हैं। एरिस्टोटल इसका सीधा आंसर है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स या मार्क्सिज्म, केवल लेबर ही जो है वैल्यू ऐड करता है, इसलिए तो वो कहता है कि जो लेबर को पूरा पैसा नहीं देते, आप मार्केट रेट पे लेबर को पे करते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू क्रिएट करता है प्रोडक्ट में उसको आप बेचते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, आपने कील लाया, लकड़ी लाया, वर्किंग कैपिटल लाया और टेबल और चेयर बनाया, लेबर से 8 घंटा ड्यूटी कराया, उसको आपने 1000 रुपये दे दिया, टेबल चेयर को 5000 रुपये में बेचा, तो आपने जो वैल्यू क्रिएट किया जिसके चलते कि 1000 का चीज 5000 में बिका, वो 4000 रुपये आपका थेफ्ट है एक तरह का। यदि उसमें से कील और लकड़ी इन सब खर्चा निकाल भी लीजिए तो 3000 रुपया जो है वो थेफ्ट है, आपने वो लेबर से काट करके अपने पॉकेट में रख लिया। इसको प्रॉफिट एज थेफ्ट जो है मार्क्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाकी जो कील है, लकड़ी है या कैपिटल है, वो पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, केवल लेबर जो जाता है प्रोडक्ट में वही वैल्यू ऐड करता है। Who is the author of Citizenship and Social Class, originally published in 1950? ये आप गेस कर सकते थे, क्योंकि टी.एच. मार्शल ने जो जितना काम किया है सिटीजनशिप पे मॉडर्न टाइम में, उसने किसी ने नहीं किया, उन्हीं की ये बुक है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंटेलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये मैं आपको 4 साल से बता रहा हूं कि पावर का जो कॉन्सेप्ट फूको ने दिया था उसमें से एक गवर्नमेंटेलिटी था। उन्होंने ये कहा था कि पावर जो है वो गवर्नेबल बनाना है सब्जेक्ट को, बाय डिसिप्लिनिंग, बाय असाइनिंग सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी। जैसे रोल नंबर देके स्टूडेंट को गवर्नेबल बनाया जाता है, प्रिजनर को नंबर देके बनाया जाता है, क्रिकेटर इवन फुटबॉलर को नंबर 10 दे दिया जाता है, उसको भी गवर्नेबल बनाया जाता है। मतलब जिस मेथड से वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल टेक्निक विच बोथ क्रिएट एंड गवर्न द सब्जेक्ट को गवर्नेबल बनाया जाता है, उसको गवर्नमेंटलिटी कहते हैं। माइकल फूको, मीडियम। व्हाट डज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डू? वो थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट बताते हैं। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बताऊंगा कि एक जगह डीयूईटी या जेएनयू ने कहीं पे लिख दिया था कि थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, तो वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थ्योरी देते हैं। और उस पर आप लोग इतने कंफ्यूज हुए थे, आपके सीनियर लोग, कि सर आप कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट देते हैं यहाँ, तो जबकि उसमें थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट भी था। लेकिन ऑफिशियल आंसर गलत होने से कितनी कंफ्यूजन हो सकती है, एक पूरा जनरेशन ऑफ स्टूडेंट गलत नॉलेज लेके पास करते हैं। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट, कंफ्यूज मत कीजिएगा। According to Ernest Gellner, nationalism was linked to which of the following socio-political phenomena? ये डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आपको जानना चाहिए। जैसे कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने प्रिंट कैपिटलिज्म कारण बताया था नेशनलिज्म का, उसी तरीके से अर्नेस्ट गेलनर ने बताया है मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेन फैक्टर बिहाइंड नेशनलिज्म या नेशनल फीलिंग जो आई थी वो इसके चलते। आप इसको और आगे पढ़ सकते हैं, इनकी बुक की समरी एटलीस्ट पढ़ लीजिए। हु डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी? ये सब लड्डू क्वेश्चन है, इसे आप बढ़ लें। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मायने क्या होता है? एकदम लड्डू क्वेश्चन है। सिटीजन कंसल्टिंग एक्सटेंसिव पब्लिक डिबेट बिफोर पॉलिटिशियंस टेक डिसीजन, मोहल्ला में, टाउन हॉल में डेलिब्रेट कीजिए कि ये पॉलिसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, इसको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। एक्चुअल ऐसा होता नहीं, बंद कमरे में डिसीजन कोई ले लेते हैं जो जिनके हाथ में पावर है, और जनता को तो बाद में पता चलती है कि निर्णय हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज मैच करेक्टली विद द ऑथर? तो यदि आप देखें तो यहां जान लीजिए कि पावर ए रेडिकल व्यू स्टीवन ल्यूक्स ने लिखा है, इसमें उन्होंने थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर की बात की थी, उसको हेजेमनी भी कहते हैं। लॉ ऑफ पीपल बहुत फेमस बुक है जॉन रॉल का, तो ये सब गलत है। और जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस आयरिस मारिन यंग ने लिखा है, ये सही है, यही सही आंसर है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है अमृत से ने लिखा है। ये यदि आपने पिछले साल का पेपर देखा होता डीयू का तो आपको दिक्कत नहीं होती, ये जस्ट लास्ट ईयर ही पूछा गया था, और मेरे जो लास्ट मिनट प्रेप गाइड में भी इसको 2-3 जगह मैंने इसको बताया था, आयरिस मॉरिस यंग को, तो ये बुक उससे आपको याद रह जाता है। यदि आपने वो देखा होगा तो आपने इसको बना दिया होगा। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स तो बहुत पॉपुलर इस बार हो गया है, सीयूईटी में भी पूछा, यहां भी पूछ रहे हैं, तो रोनाल्ड डॉर्किन आपको काफी मार्क्स दिला रहे हैं इन सब एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक हर्जबर्ग? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जो है थ्योरी दिया था मोटिवेशन थ्योरी, इसको हाइजीन थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उनका बेसिकली कहना था कि 2 तरह के फैक्टर होते हैं जिसे आप मोटिवेट या डीमोटिवेट इंप्लॉय होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। मतलब एक ऐसा है जो कि ऐसी मोटिवेशनल फैक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि आप उसको कितना रेस्ट देते हैं, कितने कंपनसेशन देते हैं, उसका टर्म्स कंडीशन क्या है, जॉब का, लाइट की कैसी है, गर्मी, हीट, कोल्ड, ब्रेक, ये सब चीजें ये नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल है। एक दूसरा जो है मोटिवेशनल होता है, पॉजिटिव होता है। यदि वो होगी, जैसे कि जॉब इनरिचमेंट है, जॉब रोटेशन है, वो यदि होगी तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब वो केवल न्यूट्रल नहीं रहता है। मतलब आपने किसी को थोड़ा अच्छा काम दे दिया, कोई उसको रिकॉग्निशन दे दिया, अवार्ड दे दिया, उसको पब्लिक जो है मैनेजर ऑफ द वीक लिख दिया, होटल के बाहर, रेस्टोरेंट में आप देखेंगे दिस वीक्स मैनेजर, दिस वीक्स टॉप रैंकिंग एम्प्लॉय, तो ये जो है पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये जानने से फायदा आपको ये होगा कि आप उन फैक्टर्स पर ध्यान दें जो कि प्रोडक्टिविटी गिरा सकता है लेकिन वो बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उन फैक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इमोशनल क्वेश्चन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था।
ये सब दिया था, जॉब लोडिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, हाइजीन फैक्टर तो इनका मेन थ्योरी है। ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें और रिसर्च की जरूरत है। ये जो लाइन है, ये मैं तो हमेशा कहूंगा कि ये वुड्रो विल्सन ने दिया है। बेसिकली ये क्या करता है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी क्रिएट करता है, जो 1887 के उनके आर्टिकल से क्रिएट हुआ था, कि पॉलिटिक्स जो है हैज टू डू विद द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल। मतलब जो पॉलिटिक्स जो है वो लोगों का जो विल है उसको पब्लिक पॉलिसी बनाना है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब वो पब्लिक पॉलिसी बन जाए तो उसको न्यूट्रल वे में जो है, टेक्निकल वे में उसको इंप्लीमेंट करना है। यहीं पे डायकोटमी क्रिएट हुई। लेकिन इसका सही आंसर है फ्रैंक जे गुडनॉ, इन्होंने दिया, और मुझे लगता है कि ये आंसर ज्यादा सही है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया और मुझे एक जगह मिल गया कि फ्रैंक गुडनॉ ने कहा था, और मैंने आपको कई जगह बताया कि फ्रैंक गुडनॉ ने भी जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी पे बुक भी लिखा था 1900 में। तो वो भी उतने ही बड़े प्रोपोनेंट थे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी के जितने वुड्रो विल्सन, और ये जो कथन है उनको एट्रीब्यूटेड है। वैसे एक जगह नेट पे ये भी मिलता है, किसी वेबसाइट पे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि वुड्रो विल्सन ने कहा। आप और रिसर्च कर लीजिए, यदि मिलता है तो शायद ये भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर फ्रैंक गुडनॉ है, जो सही हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, शायद पांचवा या छठा आप गिन रहे हो तो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी एजेंसी? ये मैंने आपको कितनी बार बताया है, लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी। देखिए ये क्या होता है, फिर से एक बार बता रहा हूं, लाइन स्टाफ उसको बोलते हैं जो मेन लाइन में है, मतलब मेन ऑपरेटिव स्टाफ है। सबसे अच्छा रेलवे का एग्जांपल लीजिए, गार्ड एंड ड्राइवर, ये बिल्कुल जो है ऑपरेटिव स्टाफ है, वो लाइन स्टाफ, लाइन मतलब लाइन ऑफिशियल कह लीजिए, स्टाफ भी कहते हैं, लाइन ऑफिशियल, और लाइन एजेंसी कह लीजिए। जो स्टाफ एजेंसी होता है वो एडवाइजरी या एक्सपर्ट होता है, जैसे कि उसके लीगल विंग है, डॉक्टर है रेलवे का, मेडिकल जो रेलवे में है, सेफ्टी है, वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उसको ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वो हॉरिजेंटली जुड़ते हैं लाइन से। लाइन जो है उसका कमांड एंड कंट्रोल होता है, इसलिए उसको वर्टिकल दिखाते हैं, सीधा चेन ऑफ कमांड होता है। और हर जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसके हेड ऐसे बैठते हैं, मतलब एक दूसरे से उनका पैरेलल रिलेशन होता है, जैसे कि चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ बात करेगा चीफ ऑफ लीगल स्टाफ से, चीफ ऑफ सेफ्टी से, लाइक दिस। ऑक्सिलरी जो है वो जैसे रेलवे में ले लीजिए, उसका स्टेशन का रख रखाव, मेंटेनेंस, बिल्डिंग का तोड़ मोड़, मरम्मत, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीजें हैं जो एकदम इसका कोई खास महत्व नहीं है ऑपरेशन से। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो कोई भी ऑक्सिलरी एजेंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एकदम लाइन एजेंसी है, प्लानिंग कमीशन एक स्टाफ एजेंसी है, कैबिनेट कमेटी बिल्कुल लाइन है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल लाइन है। इन्होंने क्या कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक ऑक्सिलरी है, बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको चैलेंज कीजिए, ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये लाइन है, और इसलिए ये क्वेश्चन है इनवैलिड। Who propounded that the interest of management and the worker is one and same? ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो याद कीजिए उनका उसमें, और ये भी याद कीजिए कि उन्होंने वर्कर और मैनेजमेंट को बराबर वैल्यू दिया था। हर काम में मैनेजमेंट को भी उतना ही लगना है मैनेजर को भी जितना वर्कर को, और इसी चलते टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था उसका ज्यादा विरोध जो है मैनेजमेंट ने किया था, ना कि लेबर ने, याद रखिएगा। तो टेलर, द टर्म मौला बाला, वेरी डिफिकल्ट, मॉल बल है बेसिकली, मॉल बल, बल मतलब कि आर्मी, तो वो स्टैंडिंग आर्मी होती थी स्टेट की मौर्यन काल में। ये कौटिल्य ने इसको बताया बहुत तरह के आर्मी को, जो कि एकदम लॉयल, मतलब खानदानी लॉयल होता था राजा को, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था, वो भाड़े का सैनिक नहीं होता था। वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑर्बिट, भूल जाइए। Which one of the following is not the ways that MP Mary Parker Follett suggests the conflict management? यदि आपने मेरे गाइड को पढ़ा है तो आपको पता होगा, मैंने इसको दे दिया था, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं पूछना चाहिए, इन्होंने पूछा है। उन्होंने तीन तरीके से कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दिया था, डोमिनेशन, इंटीग्रेशन, कंप्रोमाइज। उनका कहना था कि इंटीग्रेशन बेस्ट वे है, डोमिनेशन से एक साइड हारता है, कंप्रोमाइज में दोनों ही साइड दुखी होते हैं, इंटीग्रेशन में जो है कोई दुखी नहीं होते, विन विन होता है। डिस्कशन कोई उसमें से पार्ट नहीं था, वन ऑफ दोज कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट का तरीका। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसलिए डिफिकल्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद हिल्टन मायो? ये भी यदि आपने मेरा गाइड पढ़ा हो तो, स्क्विलर जो चुगली करता है, रेट बस्टर जो ग्रुप के जो नॉर्म होते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है, उसको अच्छा नहीं माना था, चिजलर जो ग्रुप का नॉर्म उससे कम प्रोड्यूस करता है, मोल जो है जासूस को कहते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने स्क्विलर कहा था, मोल टर्म नहीं दिया था। मीडियम, इक्विटी का मायने ऑलवेज वही होता है जो यहाँ लिखा है, टू बी ट्रीटेड जस्टली एंड विद काइंडनेस, मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नॉट विथ अनइक्वल, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ इक्वल्स। ये जो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी है उसको इक्विटी कहते हैं। मतलब इक्विटी जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन यदि आप दे रहे हैं दलितों को, तो वो इक्विटी है, वो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि वो सताए गए हैं, मार्जिनलाइज रहे हैं, तो उनको अभी जो आप जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो एक तरह का सोशल जस्टिस है जो इक्विटी के बेसिस पे होता है। तो ये कॉमन सेंस है, आप कर सकते हैं। द सेकंड चैम्बर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑल्सो एक्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड? ये मैंने आपको कहा था कि यूके इसका सही आंसर है। वहां जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो एक तरह का कोर्ट का भी काम करता है, लॉर्ड चांसलर जो होते हैं वो जस्टिस के भी हेड होते हैं। वैसे अब यहाँ पे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, लेकिन अभी भी जो लॉर्ड चांसलर होते हैं या जो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है वही बेसिकली जो है वो हायर जुडिशरी का भी कुछ काफी फंक्शन करता है यूके में। Which of the following is incorrect in respect of prismatic model as conceived by Riggs? इसमें कई मेरे स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं। मैंने जो रिसर्च किया मुझे ये मिला कि उन्होंने जो फील्ड स्टडी किया था प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अध्ययन के लिए, इसको उन्होंने बाद में इकोलॉजिकल
थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके प्रोपाउंड किया, उसमें उन्होंने थाईलैंड में किया था और फिलीपींस में किया था। इंडिया में उन्होंने फील्ड स्टडी नहीं किया था। इंडिया का अध्ययन जरूर उन्होंने किया था, लेकिन यहां आके उन्होंने फील्ड स्टडी नहीं किया था, इसलिए ये सही है, ये गलत है। बाकी तीनों जो है वो सही है, इसलिए ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है और ये चैलेंज मत कीजिए। यहां देखिए, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है, मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस टाइप को कौन याद रखता है, लेकिन इस तरह से उनके जो 14 जो प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल, उसमें इस क्रम में वो आते हैं और यहाँ पे वो दिया गया है। दैट्स ऑल। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये एक तरह का बकवास क्वेश्चन है। हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट वर प्राइमरली कंडक्टेड बाय, आप जानते हैं ये सब लड्डू क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। एल्टन मायो, इसको जो ये भी बहुत रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, रन ऑफ द मिल मतलब बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट होता है नंबर 1 पे, फिर होती है फिर क्या होगी, मास असेंबली एंड टेस्ट, मास असेंबली टेस्ट रूम, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, लास्ट में बैंक वायरिंग होता है। तो शुरू होगी 2 से, अंत होगा 1 से, तो शुरू 2 से और अंत 1 से केवल एक ही है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बाकी बीच में दोनों को देख लीजिए। इन विच ईयर द सेकंड विनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये 1988 में सेकंड होता है, इससे निकलती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। 1968 में फर्स्ट होता है, इससे निकलती है एनपीए, और 2008 में होता है थर्ड, और इससे निकलती है गुड गवर्नेंस। जी प्लेस द करेक्ट सीक्वेंस, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था जब मेमोरी हम लोग रिकॉल कर रहे थे, इस तरह से हुई है, उसका डेट भी देख सकते हैं। ये भी ऑफ रिपीटेड है, ये यूजीसी नेट से लिया गया और उसके बाद कई एग्जाम में पूछा गया, इसलिए अब कोई बहुत इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको पूछा जाना। ये 4 बुक का जो क्रम है ना, वो पूछा गया और इस क्रम में आता है जो यहां दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी गिवन बाय मार्क्स वेबर। पता नहीं ये उन्होंने क्यों पूछ जोड़ा है। तो इसमें देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर, रैशनलिटी, हिरार्की, रूल एंड रेगुलेशन, ये सब उसके इंटीग्रल पार्ट है। रैशनलिटी तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट उनका कहना था कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो रैशनल बेसिस पे होता है, वो करिस्मेटिक लीडरशिप या ट्रेडिशनल लीडरशिप से हटके लीगल रैशनल जब अथॉरिटी हो जाती है तो वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, इसलिए रैशनलिटी उसका इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसको चैलेंज कीजिए। Who delivered the famous speech, we shall fight on the beaches during the, बहुत लंबा है, we'll fight here, we'll fight there, we'll fight there, है तो बहुत फेमस, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इसको जानना। और ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वो हीरो बन गए थे इन सब भाषणों के चलते, बहुत डिफिकल्ट। द टर्म कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एसोसिएटेड विथ स्कूल, ऑफ कोर्स लिबरल। अब यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट ने ज्यादा दिमाग लगा दिया और वो कंफ्यूज हो गए, वो खोज रहे थे कि नियो लिबरल, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस नियो लिबरल, लेकिन क्या नियो लिबरल लिबरल नहीं है, क्या नियो रियलिस्ट रियलिस्ट नहीं है? तो उन्होंने नन ऑफ द अबव मार दिया, ये सोचते हुए कि ये नियो लिबरल नहीं दिया है। इसको बाल की खाल निकालना बोलते हैं। इतना नहीं सोचना है आपको, सिंपल थॉट को बहुत सिंपल क्लियर रखना है। लिबरल लिबरल, भले ही वो नियो लिबरल हो चाहे क्लासिकल लिबरल हो, बोथ आर लिबरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। अभी आपने देखा सॉफ्ट पावर क्या होता है, आपका अपना अट्रैक्शन, इमेज जो बनता है, जिससे कि आप अपनी बात मनवा लेते हो बिना मारपीट के। तो बॉलीवुड, योगा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना, एंशिएंट सिविलाइजेशन होना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब हमारी जो है सॉफ्ट पावर है। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट को हम बेच सकते हैं, ये कोई हमारा सॉफ्ट पावर नहीं है, तो बहुत सारे कंट्री कर पाता है, हम कोई बहुत बड़े आर्म एक्सपोर्टर हैं भी नहीं। Which of the following scholar is associated with classical realism? Very very laddu question. Hans Morgenthau. Who proposed the idea that without law there is no liberty? John Locke. मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले, जब मेमोरी बेस्ड था, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट इस तरह की बातें जो है, कंफ्यूज तब आप होते जब इसमें रूसो का नाम होता और कांत का होता, क्योंकि इसी तरह की बात रूसो ने भी कही है। जनरल विल जो है वो एक तरह का कानून ही है, जो कानून जनरल विल से निकलता है उसको फॉलो करके आप मोरल फ्रीडम प्राप्त करते हो, रूसो। कांत का भी कहना है कि वो कानून जो खुद अपने आप को आप देते हो, उसको जब आप फॉलो करते हो तो मोरल फ्रीडम आप प्राप्त करते हो। यहां पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई among the following senses in which the conservative view human nature pessimistically। पढ़ लीजिएगा, इसमें तीनों ही सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लगेगा। ऑल ऑफ द अबव है। कंजर्वेटिज्म मतलब लोगों को वो ऐसा मानता है कि लोग फिकल होते हैं, वो कोई सहारे की जरूरत होती है। ट्रेडिशन जो होता है, कस्टम, समाज के हजारों साल की, वो इसको एक एंकर देता है, उसके सहारे लोग जीवन काट देते हैं, लाइक दैट। Among the following economic and most moral virtue, defender of meritocracy do not argue for। मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये देखिए लैंग्वेज का प्ले है, मैंने लिखा है, और ये दिमाग को ठंडा आपका है कि नहीं इसका टेस्ट है। ये कहता है कि मेरिटोक्रेसी के जो एडवोकेट होते हैं उसमें से कौन इसमें से 3 बात को वो नहीं कहेंगे। अब पहला ही लाइन पढ़िए, इट विल नॉट गारंटी इंसेंटिव बाय इंकरेजिंग पीपल टू रेज देयर टैलेंट। ये कभी ऐसा होगा? ये नॉट हटा दीजिए, इट विल गारंटी, इसलिए यही गलत है, बाकी दोनों देखिएगा तो सही है। तो आपको यहां पे नॉट था, नॉट मतलब जो मेरिटोक्रेसी का समर्थक होंगे वो ऐसा बात नहीं कहेंगे, तो ओनली ए। बस दिमाग ठंडा रखने की बात है, सोच लीजिएगा, मैं हड़बड़ी में भी बोल रहा हूं, लेकिन आप पढ़ के देखिएगा तो कितना आसान ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनसली मेड शिप। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खुद भारत ने बनाया। वैसे पहली बार तो वो इंग्लैंड से खरीदा था, लेकिन उसको फिर इंडिजनाइज कर लिया और उसका नाम है INS विक्रांत। ये मैंने अपनी जनरल करंट अफेयर में बताया भी था।
विथ रेफरेंस टू रजनी कोठारी, इसको भूल जाइए, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, एकदम अर्बिट क्वेश्चन, इसका सही आंसर मैंने टिक मार दिया है, और रिसर्च करना है कर लीजिए, भूल जाइए। सुकरा नीति एकदम आउट ऑफ सिलेबस, क्यों पूछा, डोंट नो, एकदम अर्बिट, इसका सही आंसर मैंने टिक कर दिया है। रूडोल्फ का जो मैंने कई बार बताया, चलिए एक बार फिर बता देता हूं, कमांड एंड डिमांड पॉलिटी उन्होंने कहा था इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी बुक में। इसमें यह है कि जब जो डिमांड पॉलिटी होती है उसमें वोटर या सिटीजन जो है वो सोवरेन होता है, मतलब वो डिमांड करता है, कॉन्सेंट देता है और डिमांड करता है, और पॉलिसी उस तरह से बनती है। जो कमांड पॉलिटी होती है उसमें जो स्टेट अपने को ऑटोनोमस मानता है, सोवरेन मानता है, जनता एक तरह का सब्जेक्ट जैसी होती है, जो मैं दे रहा हूं वो तुम बस ले लो। तो ये दोनों सही है, बाकी दोनों ये सही नहीं है, ए एंड बी डिफिकल्ट। विच ऑफ द स्पेसिफिक वे इन विच ग्रेनविल ऑस्टिन यूजेस कल्चर एज, भूल जाइए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर ये मोस्ट अर्बिट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट अर्बिट। 97th अमेंडमेंट जो हुई थी पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें 2018 में ये हुई थी, उसमें उन्होंने एक राइट टू फ्रीडम में एक और राइट जोड़ दिया था, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव। लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि यहां सेंटर जो है कोऑपरेटिव, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, उसको इन्होंने एक तरह से काफी सेंटर का सब्जेक्ट तरह से ले लिया। तो आर्टिकल 19 होगा, उसको उसमें उन्होंने ऐड किया था, कोऑपरेटिव से रिलेटेड अमेंडमेंट था। आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं, और इन्होंने जो जोड़ा है उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। अब यहां उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, बैरिंगटन मूर की। इन्होंने बता दिया, बैरिंगटन मूर जूनियर इन हिज बुक सोशल ऑरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, क्या मजाक है। और इसी पे बेसिस पे एक क्वेश्चन था जो क्रैक हो जाता था। यहां पे ये अर्बिट है, लेकिन ये अर्बिट क्वेश्चन आपको दूसरे क्वेश्चन को हल कर देता है। इसका सही आंसर ये है, ये जो कह रहा है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि किस रूट से जो है बेसिकली किस रूट से डेमोक्रेसी या कहिए मॉडर्निटी जो है आगे बढ़ी है, उसका ओरिजिन किन किन चैनल से हुआ, ये बताने की कोशिश किया कि एक रूट जो है इंग्लैंड और फ्रांस की है, दूसरी जो है जर्मनी जापान के तौर पे मॉडर्नाइजेशन होती है, तीसरी रसिया एंड चाइना जो एग्रेडियन है वो होती है। लेकिन ये है ही आपके सिलेबस में नहीं, ना आपको जानना है, तो इसलिए एडमिट हो जाती है। अब यहां इसको भी मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूं, डस्टबिन में फेंकने लायक क्वेश्चन, सबल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, और उसमें जो सेकंड है ये ऑफिशियली सही है, पढ़ लीजिए, यदि आपको और रिसर्च करना है कर लीजिए, बट मैं सजेस्ट करूंगा जस्ट फॉरगेट। सैमुअल हंटिंगटन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, डैम इजी क्वेश्चन, अचानक इतने सारे अर्बिट क्वेश्चन के बीच में एक जैसे ओएसिस में वाटर होता है उस टाइप का, क्योंकि इन्होंने जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी कहा था उसका पीरियड था 74 टू 89। यदि आप इस बुक का टाइटल को भी याद रखें तो आप इसको कर सकते हैं। और इंडिया कैसे उसमें आ सकता है, इंडिया तो डीकॉलोनाइज जो है सेकेंड वेव में ही हो गया था, तो इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का मायने क्या है, इसको मैंने नेट पे आज कम से कम 10-12 मिनट पढ़ा, और मुझे लगा कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब किसी न्यूली डेमोक्रेटिक स्टेट में, कोई नया डेमोक्रेसी बना है, अब इस तरह से वो स्ट्रेंथन हो जाए कि वहां के जितने पॉलिटिकल एक्टर हैं, इंस्टीट्यूशन है, डिसीजन मेकर हैं, उनके दिमाग में इस तरह की बन जाए कि डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ कोई हो ही नहीं सकता है पॉलिटिकल अरेंजमेंट हमारे कंट्री में। मतलब वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी मिलिट्री शासन हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ऑथोरिटेरियनिज्म हो जाएगी, कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इस स्थिति में पहुंच जाए तो इसको डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन कहते हैं। और इसका सही आंसर इन्होंने दिया है, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम सपोर्टेड बाय एविडेंस दैट इट वर्क्स। मोस्ट वेग वे में किसी किताब से इन्होंने ले लिया है, डिफिकल्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज आल्सो रेफर्ड टू एज मार्बल केक फेडरलिज्म, मैंने एक्सप्लेन किया था, अमेरिका में इसको कहते हैं क्योंकि मार्बल केक में जगह जगह पे जो मार्बल मतलब जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंसर्टेड होती हैं केक में, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, उस तरह से डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब मिल करके अपने रिसोर्सेज को, अपने एबिलिटी, टैलेंट और अपने पब्लिक पॉलिसीज में अपने दिमाग को मिल करके काम करता है, उसको मार्बल केक फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। डिफिकल्ट, अमेरिका से निकला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव मोनार्की, ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी है वहां अब मोनार्की नहीं रह गया। एक समय बहुत फेमस मोनार्की होता था, लेकिन वहां पे अब जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और फिर बिल्कुल वहां पे जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होने लगे हैं। इससे जुड़ा हुआ डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने गया था, एंड मैंने काफी प्रिपेयर की थी, मैं एनेक्डोट बता रहा हूं, और मुझसे पहला ही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि बताइए कि एशिया में कौन कौन से मोनार्किज्म वाले कंट्री हैं, और मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये बिल्कुल मुझे आशा नहीं थी कि वो पूछेंगे। तो ये जो है वर्ल्ड में कहां कहां मोनार्की है, स्पेन मोनार्क है, हॉलैंड मोनार्क है, स्वीडन मोनार्क है, जापान मोनार्क है, इंग्लैंड मोनार्क है। मोनार्किज्म काफी जगह है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनार्की कहां कहां है। तो ये क्वेश्चन, ये जो एस्पेक्ट है नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल मतलब मोनार्की कहां कहां है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी मैंने कई बार आपको बताया है, वो ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहां गिव एंड टेक होता है, जहां पे कि आप मेजोरिटेरियनिज्म नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पे जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का वो इस तरह होता है 60-40 टाइप का, या 55-45। ऐसे में आप सोचिए कि कैसे आप एक आइडियोलॉजी या एक ग्रुप जो है कभी शासन नहीं कर सकता है, तो आपको पावर बांटना पड़ता है, वहां जो माइनॉरिटी होते हैं उनको वीटो देना पड़ता है।
तो माइनॉरिटी वीटो जो है, जैसे कि बेल्जियम में आप देख लीजिए और कई जगह जो है कंसोसिएशनलिज्म है। श्रीलंका में कोशिश की गई थी, वो नहीं हो पाई, वहां भी मेजोरिटेरियनिज्म हो गई। तो कंसोसिएशनलिज्म किस किस कंट्री में आप देख सकते हैं, काफी कंट्री में है, और वहां बेल्जियम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको चैलेंज मेरे हिसाब से करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जापान में भी है, आयरलैंड में भी है, स्वीडन में भी है, इंडिया में भी। ये कहते हैं स्वीडन में, मैं जितना मैंने रिसर्च किया मुझे नहीं समझ में आया कि स्वीडन में ऐसी क्या खास बात है। हमारे यहाँ भी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होती है उसी को रिप्रेजेंटेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, जितना मैं समझता हूँ। और उसके अनुसार से स्वीडन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने दिया, या इस पर और आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गो फॉर द चैलेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय लेनिन? वेरी डिफिकल्ट। ये जो वर्क है मार्क्सिज्म एंड प्रॉब्लम ऑफ लिंग्विस्टिक, ये जोसेफ स्टालिन लिखा है, मैंने इसके बारे में बता दिया है। हु प्रपोज्ड पैन अफ्रीकन यूनिटी इन हिज वर्क अफ्रीका मस्ट यूनाइट? ये बुक जो अफ्रीका मस्ट यूनाइट 1963 में क्वामे निक्रुमा ने लिखा। आपको याद होना चाहिए क्वामे निक्रुमा जो है वो नाम के वन ऑफ द 5 फाउंडर मेंबर भी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने डेमोक्रेसी से शुरुआत की, लेकिन बहुत ही जल्द एक ऑटोक्रेट बन गए थे अपनी कंट्री में। किस कंट्री में? घाना। सॉरी, क्वामे निक्रुमा। Who propagated the idea of लोक समाग्रह? लास्ट क्वेश्चन भी अर्बिट है, और यदि शुरू में ही अर्बिट यदि किसी को मिल जाएगा मेरे स्टूडेंट को, तो उनका डेफिनेटली कूल जो है गड़बड़ा जाएगा, उससे और भी जो इजी क्वेश्चन थे उनको गड़बड़ होगी। इसका ऑफिशियल आंसर उन्होंने दिया है राजा राम मोहन रॉय। मैंने जितना खोजा उसमें गांधी जी भी इसको यूज करते कि लोक समाग्रह का मतलब, लोक मतलब होता है जनता, समग्र मतलब सबका विकास, सबका वेलफेयर। इसका मतलब सर्वोदय की जो मीनिंग है वही इसका है, मतलब सबका उत्थान, सबका कल्याण हो। ये लोक समग्र है, ये भागवत गीता से आई है, और ये अर्जुन को जो शिक्षा देते हैं श्री कृष्ण, उसमें भी लोक समग्र आता है। तो ये महात्मा गांधी ने भी अपनाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी अपनाया था। टैगोर के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजा राम मोहन रॉय तो मिलता भी नहीं है। तो मैं इसको आपको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं कि यदि आप इस पर थोड़ा रिसर्च कर लें तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये 9th क्वेश्चन हो जाएगा चैलेंज के लिए। एक बार जो है रुक करके, इससे पहले कि हम कट ऑफ पे चर्चा करें, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए ये पेपर क्या दिखाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमजोरी है। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूं। DUET, इंडिया की नाक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100 क्वेश्चन सेट करता है और उसमें 8-9 जो है गलतियां होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं? क्वेश्चन वो उनको अच्छे क्वेश्चन सूझते नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस इधर उधर से क्वेश्चन लाते हैं। एक जगह क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे क्वेश्चन में उसका जवाब देते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पिछली बार जो है एक ही क्वेश्चन 2 बार उन्होंने पूछ लिया, शर्म की बात है। आई डोंट नो कि DU की जो अथॉरिटी है वो कैसा इसके बारे में महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, और इससे बच्चों में क्या मैसेज आता है, आई डोंट नो। लेकिन ये शो करता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी कमजोरी है। अब आइए यदि हम कट ऑफ की बात करें तो इसमें देखिए मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। इजी 34 क्वेश्चन इजी है, जो कोई भी मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ठीक से तैयारी की है वो 34 क्वेश्चन करेंगे। मीडियम जो है करीब 28 से 29 क्वेश्चन है, क्योंकि चैलेंज डिपेंड करता है। और 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 30 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए अर्बिट या डिफिकल्ट। तो इस हिसाब से देखें तो ये दोनों बनने लायक थे, मतलब 34 और 29। और चैलेंज भी चूंकि 8 क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, तो करीब 70 क्वेश्चन जो है बनने लायक हैं। 70 में 50 तो बहुत स्टूडेंट लाएंगे, इसलिए मेरे अनुसार से कट ऑफ जो है लगभग 50% होगा। मैं यहाँ पे एक बात डियर स्टूडेंट बताऊं कि मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा ये नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज किए, बहुत पेपर, इसलिए मैं कर पाता हूं। अभी JNU का मैंने जो कट ऑफ अंदाज लगाया था, मैंने आप लोगों को कहा था, आप देख भी सकते हैं कि 255 या 250 के ऊपर जाएगा, और वही हुआ, वही गया। तो मेरी इसमें जो गेस है वो है कि लगभग 50% हो सकता है, 51% जाए, 52% जाए, 50% के आसपास इसमें कट ऑफ जाएगा। करीब 200 मार्क्स यदि आप लाते हैं, यदि 220 लाते हैं तो आप बहुत सेफ हैं। 200 से 220 में आप टेंटेटिव हैं, 200 के नीचे कुछ भी हो सकता है, और 240 के ऊपर आपका सर्टेन है ड्यू में होना। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको पता है कि आपकी जो पॉल साइंस सेल्फ कम्युनिटी है बहुत ही क्रूशियल फेज में, अभी हम 90,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर के बीच में हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आज एक कम्युनिटी मेंबर इसको बताने का, कॉलेज खुल चुके हैं, आप अपने जूनियर, अपने दोस्तों के भाई बहनों, उनके रिश्तेदारों को बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस पर लॉग ऑन करें। आपको पता है कि जो भी इस पर लॉग ऑन करेंगे वो तो सब्सक्राइबर बनेंगे ही, लेकिन पता कैसे चलेगा? मैं कोई इसका प्रचार तो करता नहीं, ना मैं करने की जरूरत समझता हूं। आप ही जो है प्रचारक अपनी कम्युनिटी के बन सकते हैं। और मैं यहां आपको यह भी आह्वान करता हूं कि डोंट वेट कि नेक्स्ट मंथ और अगले महीने तैयारी करेंगे। अभी से आप ये 3 किताब जो अमेजन पे है इसको ले लीजिए, बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फॉर PG एंट्रेंस टेस्ट। आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए, और इन सब मेथड से आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। ओके, थैंक्स, मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।